हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन सिंपली पैट जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं चौहान वंश की। दोस्तों, चौहान वंश जो है वो न केवल राजस्थान के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चौहान वंश में जो प्रतापी शासक हुए थे उसमें हमारे स्मृति में पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, लेकिन इससे पहले भी बहुत शासक हुए हैं दोस्तों, और उन शासकों का हम क्रमानुसार अध्ययन भी करेंगे। ये चौहान वंश जो है उस चौहान वंश का जब प्रादुर्भाव हुआ तो दोस्तों उस समय अन्य भारत के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी शक्तियां थी। मालवा में भी शक्तियों का उदय हो रहा था, आपके गुजरात में चालुक्य का उदय हो गया था, आपके गहड़वाल वंश का शासन चल रहा था, आपके कन्नौज में भी शासन चल रहा था, और आपके जो आपका पाल वंश था वो भी अपना शासन कर रहा था। तो दोस्तों उस दौरान शुरुआती जो शासक थे उन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से कार्य किया था, लेकिन इसके बाद ये चौहान वंश के जो शासक थे वो पृथ्वीराज वंश के अधीन हो गए थे या उनके सामंत हो गए थे, और इसके बाद पुनः फिर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, और इसके बाद फिर आगे आने वाले जो राजा थे उन्होंने चौहान वंश की उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। चौहान वंश की कीर्ति जो है पताका दूर दूर तक फहराने लगी, और दोस्तों एक समय ऐसा भी आया कि उनका दिल्ली पर भी कब्जा हो गया। दोस्तों ऐसे प्रतापी वंश चौहान वंश की आज हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों चौहान वंश के जो प्रतापी शासकों का क्रम आता है उसमें हम 3-4 शासकों को महत्वपूर्ण रूप से लेते हैं, लेकिन हमको उनका वंशानुक्रम भी मालूम होना चाहिए। तो एक जानकारी की दृष्टि से हमने वंशानुक्रम को लिखा है, परंतु फिर उनमें इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं इन पर भी हम ध्यान देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड पर क्या है, यहाँ पर देखिए चौहान वंश लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है वासुदेव। दोस्तों चौहान वंश की स्थापना जो है वो 551 ईस्वी में वासुदेव ने की थी। तो एक बात तो आपको यहाँ पर ये याद रखनी है, चौहान वंश की स्थापना जो है वासुदेव ने 551 ईस्वी में की थी। और इसके बाद सामंतराज, नरदेव, जयराज, विग्रहराज, चंद्रराज और गोविंदराज, इस प्रकार के जो शासक हुए थे ये आप देख लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, यहाँ तक के जो शासक थे वो स्वतंत्र शासक थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों पृथ्वीराजों का उदय हुआ। यहाँ पर इंपोर्टेंट घटना होती है, पृथ्वीराजों का उदय हुआ और चौहान उनके सामंत बन गए, उनके अधीन उनको कार्य करना पड़ा। दोस्तों जब वो अधीन हुए, अब आपको याद रखने के लिए बात बताई जा रही है, जब वो अधीन हुए तो उन पे बड़ा दुर्लभ संकट आया, बड़ा संकट का समय था। तो इसलिए जो है याद रखना है कि सबसे पहले पृथ्वीराजों के अधीन जो शासक था वो दुर्लभ राज था, और दुर्लभ राज जो था उसने जो पृथ्वीराज शासक बस्तराज था उसके साथ बंगाल पर अधिकार करने के लिए, यानी पाल वंश का शासन था, वहां पर अधिकार करने के लिए दुर्लभ राज गया था। इसके बाद देखिए गुबक। तो दोस्तों गुबक जो है उसने हर्षनाथ का जो मंदिर बनवाया था जो सीकर में है दोस्तों। इसके बाद हुआ चंद्रराज, जिसकी पत्नी आत्मप्रभा थी, और ये रुद्र की बहन रुद्राणी थी जो 1000 दीपक जो है जलाती थी और योगिक क्रियाएं करती थी पुष्कर झील में। इसके बाद दोस्तों बागपति राज शासक हुआ। इसके बाद सिंहराज, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो भी इंपोर्टेंट है उन पर हमने बॉक्स में उनको रख रखा है और उन पर राइट का निशान भी लगा रखा है। तो ये इसने सिंहराज जो था उसने देखिए याददाश्त के लिए आपको बताए थे, सिंह जैसी दहाड़ की, सिंह जैसी दहाड़ की, और पृथ्वीराजों से जो है अपने आप को मुक्त करा लिया। तो दुर्लभ राज के समय जो है चौहान थे वो पृथ्वीराजों के अधीन आए थे और वो उनके सामंत बने थे, और सिंहराज की दहाड़ से फिर वो डर गए और उन्होंने फिर के नाम से उनको मुक्त कर दिया, यानी चौहान मुक्त हो गए। इसके बाद विग्रहराज था। विग्रहराज जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है, विग्रहराज ने विग्रह करने का प्रारंभ किया और सत्ता का विस्तार किया। इसके बाद दुर्लभ राज जो था, फिर संकट आया दुर्लभ राज के ऊपर। एक बार जो पश्चिमी दुर्लभ राज आए थे उनके ऊपर ये संकट आया था कि उनको पृथ्वीराजों के अधीन होना पड़ा था, और अब की बार जो दुर्लभ राज हैं उनको महमूद गजनवी ने चुनौती दी थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद गोविंद राज है। दोस्तों आपको पता है कि गोविंद भगवान श्री कृष्ण जो है आ गए हैं
तो अब फिर के नाम से काफी सुरक्षा हो जाती है। तो उनके समय में सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए महमूद गजनवी आया था और उसका सामना किया था गोविंदराज ने और मुकाबला किया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो शासक आए थे परिवर्ती शासक जो है बागपति राज, वीर राज, चामुंड राज, दुर्लभ राज और बिग्र राज तृतीय, ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों। गोविंद राज के बाद आप सीधा पृथ्वीराज को याद रख सकते हैं। और पृथ्वीराज फर्स्ट जो है, चूंकि गोविंद भगवान कृष्ण पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आए थे, तो इसके आधार पर आप इसको याद रख सकते हैं। और पृथ्वीराज जो थे, इनके साथ पृथ्वीराज प्रथम, यहाँ से पृथ्वीराज की सीरीज शुरू होती है दोस्तों, याद रखना है आपको। आप अपने याददाश्त के लिए याद रख सकते हैं, लगभग 1000 ईस्वी के बाद पृथ्वीराज सीरीज शुरू होती है। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका पृथ्वीराज प्रथम था। और इसके बाद इन्हीं के परामर्श पर इनके पुत्र अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी दोस्तों, ये आपको याद रखना। अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और कैसे याद रखोगे इसको, 1113 यानी 111 और 3। और आप वैसे भी याद कर जोड़ोगे तो पता लगेगा दोस्तों, 1 + 1 + 1 = 3, तो 11 जो है 1113 ऐसे भी याद रख सकते हो, या 1113 की ट्रिक से याद रख सकते हो दोस्तों कि अजमेर की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो है अर्णोराज जो है प्रमुख शासक हुए दोस्तों। इनका शासन काफी लंबे समय तक चला था। और इसके बाद जो है जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। तो आपको याद होना चाहिए, पितृहंता जो है मेवा, जो आपके चौहान वंश का पितृहंता शासक कौन हुआ, तो वो आप याद रखें दोस्तों, जगदेव। इसके टाइम पे 2 बार जो है चालुक्यों से संघर्ष हुआ था। और इसके बाद जो है फिर एक शासक आता है बिग्रहराज दोस्तों। बिग्रहराज जो है उसको बीसल देव भी कहते हैं, बिग्रहराज को कवि बांधव, कटी बांधव कहते हैं। और बिग्रहराज जो शासक हुआ था, उसने हरि के लिए नामक नाटक लिखा था, जिसमें शिव और अर्जुन का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। और इसी के समय पर एक सोमदेव नाम का एक कवि भी है, जिसने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा इसी के बारे में जानकारी देने वाली एक पुस्तक और है, बीसलदेव सरासो, जिसके रचयिता है नरपति नाल। इन्होंने संस्कृत पाठशाला धार के, मध्य प्रदेश के धार में जो एक संस्कृत सरस्वती कंठावरण नाम की जो आपकी पुस्तकालय था या आपकी पाठशाला थी, उसी की तर्ज पर इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। उस पर हरि केली की पंक्तियों को उत्कीर्ण भी कराया था दोस्तों। इन्होंने जो है आपके टोंक के बीसलपुर बांध भी बनवाया था दोस्तों, और बीसल सागर बनवाया था। ये जो है युद्ध कला में निपुण थे, साथ ही साथ ये साहित्य के प्रेमी भी थे, खुद ने भी नाटक लिखा था और साथ ही साथ कवियों का संरक्षण भी किया था। इसलिए चौहान वंश का स्वर्ण युग, इनके काल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद जो परिवर्ती शासक हुए वो अपार गांगेय हुए दोस्तों। अपार गांगेय से सत्ता संभली नहीं थी और पृथ्वीराज सेकंड नाम के जो व्यक्ति थे उनके हाथों ये मारे गए, परंतु पृथ्वीराज सेकंड जो है वो भी निसंतान मर गए, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद सोमेश्वर जो थे, जो कि आप गुजरात के जो चालुक्य शासक थे, जयसिंह और कुमारपाल के दरबार में कार्यरत थे, वो के नाम से शासक बने। और इन्होंने कुमारपाल के शत्रु कोंकण के मल्लिकार्जुन को हरा दिया था और इनसे इनकी काफी प्रसिद्धि हुई थी। और इन्होंने कलचुरी की राजकुमारी कर्पूर देवी से विवाह किया था, और ये वही कर्पूर देवी हैं दोस्तों जिनसे एक महान प्रतापी शासक पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। यानी जो सोमेश्वर थे उनके दो पुत्र थे, पृथ्वीराज द्वितीय और हरिराज। अब पृथ्वीराज जो द्वितीय थे, पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो के नाम से एक बहुत ही प्रतापी शासक होते हैं। इन्होंने अर्णोराज और स्वयं की मूर्ति लगवाई थी दोस्तों। ये मूर्ति लगाने की एक नई परंपरा इन्होंने विकसित की थी और भीम द्वितीय ने इनकी हत्या कर दी। अब भीम द्वितीय जो जगदेव था, जिसने पहले आना जी की हत्या की थी, क्योंकि इनका कार्यकाल काफी लंबा हो गया था और इसके वजह से उन्होंने हत्या कर दी थी दोस्तों। उसी प्रकार से भीम द्वितीय ने जो है सोमेश्वर की हत्या कर दी। अब पृथ्वीराज का उदय होता है दोस्तों, और पृथ्वीराज जो है उस समय मात्र 11 वर्ष के थे। इनकी संरक्षिका जो थी वो कर्पूर देवी थी। और दोस्तों वहां पर कदमबास नाम के व्यक्ति, यानी केमा जिसको कैलाश भी कहते हैं, वो उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया और भुवनमल को राज्य का सेनाध्यक्ष बनाया गया। और 1178 में पृथ्वीराज ने स्वयं राजकाज जो था अपने हाथों में ले लिया था दोस्तों। इसके बाद की जो कहानी है वो यहाँ पर देखिए दोस्तों। पृथ्वीराज के सामने काफी चुनौतियां थी। यहाँ पर हम लिख देते हैं पृथ्वीराज, तो उनके सामने जो चुनौतियां थी
कि एक तरफ तो आपके जो है तुर्क आक्रांता भी आ रहे थे, उनका भी सामना करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वीराज का मकसद जो था वो दिग्विजय की नीति था। जैसे आप यहाँ पर याद रख सकते हैं मोहम्मद गोरी, इसके अलावा आपके पृथ्वीराज के साथ जो है गेहड़वाल वंश का भी संघर्ष हुआ था। इधर आपके बुंदेलखंड जो है ये चंदेलों से भी संघर्ष हुआ था। और इधर आपके कन्नौज के कन्नौज से भी उनका संघर्ष हुआ था। तो पृथ्वीराज के सामने चारों ओर से चुनौतियां थी दोस्तों, लेकिन पृथ्वीराज का जो लक्ष्य था वो दिग्विजय का लक्ष्य था, दिग्विजय प्राप्त करना चाहते थे वो दोस्तों। और ये अंतिम जो है शासक था चौहान वंश का प्रतापी शासक, और दोस्तों इसको राय पिथौरा की भी उपाधि प्राप्त थी, आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अब आपके सामने पृथ्वीराज के सामने जो चुनौतियां थी वो देख लीजिए। मोहम्मद गोरी जो था वो आपके गजनी से आया था, और वो क्या नाम से मुल्तान वगैरह से होता हुआ और बिल्कुल अपने जो अजमेर क्षेत्र था उस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। तो इनके बीच जो है दो युद्ध हुए थे दोस्तों, 1191 का और 1192 ईस्वी का तराइन युद्ध। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपको ये भी याद है जो आपका तराइन युद्ध प्रथम हुआ था उसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन 1192 में फिर क्या नाम से द्वितीय जो तराइन युद्ध हुआ था उसमें क्या नाम से पृथ्वीराज की हार हो गई थी। आपको मालूम होना चाहिए पृथ्वीराज की हार क्यों हुई थी दोस्तों। पृथ्वीराज की हार जो हुई थी, पहली बार जो मुकाबला हुआ तराइन के प्रथम युद्ध में, तब पृथ्वीराज के पास सशक्त सेना थी, मोहम्मद गोरी के पास उतनी सेना नहीं थी और वो उसकी बहुत करारी हार हुई थी। मोहम्मद गोरी को भागना पड़ा था और मोहम्मद गोरी इस हार को पचा नहीं पा रहा था। मोहम्मद गोरी जो था इस हार के बाद उसकी नींद और चैन गायब हो गया था। कई महीनों तक जो है वो क्या नाम से उसने अपने वस्त्र भी नहीं बदले थे, और ये मान के चलिए कि उसने चैन की नींद भी नहीं सोया दोस्तों। उसके मन में यही लक्ष्य बना हुआ था कि मुझे दोबारा से कैसी न कैसे इस पृथ्वीराज पर जीत प्राप्त करनी है दोस्तों। इसी तैयारी में लगा रहा, पुनः वो आ गया। पृथ्वीराज भी चौकन्ना था, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि प्रथम बार जब पृथ्वीराज भागा, जो मोहम्मद गोरी भागा था, उस समय यदि पृथ्वीराज ने उसको मार दिया होता तो निश्चित रूप से फिर ये संकट नहीं आता। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उसका उसूल था, उसका ये सिद्धांत था कि भारतीय सेना पर हमला नहीं करना है, और इस वजह से मोहम्मद गोरी बच गया और उसका खामियाजा फिर पृथ्वीराज चौहान को उठाना पड़ा। जब द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की सेनाएं आमने सामने थी दोस्तों, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान को चकमा देने के लिए मोहम्मद गोरी ने एक चाल चली दोस्तों। वो चाल ये थी कि भाई मैं संधि करना चाहता हूँ और मैं अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर आया हूँ, तो बड़े भाई से मैं पूछवा रहा हूँ, अगर उनका जवाब संधि का आता है तो मैं आपसे संधि कर लूंगा। और इससे जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी वो शिथिल पड़ गई दोस्तों, और पृथ्वीराज चौहान की सेना शिथिल पड़ने की वजह से वो थोड़ा सा उसका लाभ मोहम्मद गोरी ने उठाया। उसने दिखावे के लिए रात भर युद्ध स्थल के बगल में मसाले भी जलाए रखी ताकि ऐसा लगे कि कोई मंत्रणा चल रही है, जबकि उसने अपनी बाकी सेना जो मुख्य सेना थी उसका घेरा डालने के लिए राजपूतों के चारों ओर उसको घेर लिया। राजपूत एकदम घबरा गए, फिर भी राजपूतों ने बहुत वीरता पूर्वक युद्ध किया, परंतु मोहम्मद गोरी की उस चाल की वजह से जो है चौहान वंश का ये प्रतापी शासक हार गया और इसके बाद इसकी मृत्यु भी हो गई। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ जो मुकाबला हुआ था उसके साथ साथ कन्नौज से भी उसका संघर्ष हुआ था, और उसका मुख्य कारण था कि ये दोनों ही जो शासक थे, कन्नौज का जो शासक था जयचंद, वो भी प्रतापी शासक था, वो भी दिग्विजय की नीति पर चल रहा था। पृथ्वीराज के सामने एक और चुनौती थी, वो थी कन्नौज के राजा जयचंद के रूप में। दोस्तों कन्नौज का जो राजा था वो भी पृथ्वीराज के समान महत्वाकांक्षी था, उसने भी दिग्विजय का लक्ष्य रखा था,
इसलिए पृथ्वीराज और जयद्रथ का आपस में टकराना स्वाभाविक था। दोस्तों यहाँ पर एक और कारण बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद ने अपने यहाँ अपनी पुत्री संयुक्ता के विवाह के उपलक्ष्य में जो उसने स्वयंवर रचा था, उस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया था दोस्तों, और उसके स्थान पर उसने उसकी मूर्ति लगवा दी थी और संयुक्ता ने उस मूर्ति का ही वरण कर लिया, उस मूर्ति के गले में ही अपने फूलों का हार डाल दिया दोस्तों। और इसके बाद पृथ्वीराज उसका जो है हरण करके ले गया। इससे जो है इन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और जयचंद को इसने पराजित कर दिया दोस्तों। इसके अलावा चंदेलों से भी इसका पृथ्वीराज का संघर्ष हुआ था। और आपने आलाउदल की जो उनकी वीर गाथा सुनी है दोस्तों, आलाउदल इस युद्ध में मारे गए थे। तो चंदेलों के साथ उनका युद्ध हुआ। यहाँ पर कन्नौज के राजा जयचंद से भी उसका संघर्ष हुआ और गढ़वाल वंश से भी उसका संघर्ष हुआ। दोस्तों पृथ्वीराज एक बहुत ही प्रतापी शासक था। वो कवियों का भी संरक्षण करता था। जो आपके पृथ्वीराज रासो, जिससे हमको चौहान वंश की काफी जानकारी मिलती है, वो चंद्रराय जो थे, जिसका एक नाम पृथ्वी भट्ट भी है, वो के नाम से इन्हीं के दरबार में थे दोस्तों। इनके मित्र के समान थे। इस प्रकार से जो पृथ्वीराज था न केवल एक प्रतापी शासक था, बल्कि साहित्य और जो है साहित्य का संरक्षक था, संस्कृति का संरक्षक भी था दोस्तों। इस प्रकार से हमने एक ओवरव्यू रखा, एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने चौहान वंश की रखी दोस्तों। अब यहाँ पर एक समस्या और आ जाती है कि हम इन चौहान वंश के राजाओं को कैसे याद रखें। तो देखिए दोस्तों, इसकी थोड़ी सी हमने अटपटी ट्रिक बनाने की कोशिश की है। यदि आपको समझ में आती है, आपके काम में आती है, तो देखिए दोस्तों क्या है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके जितने भी शासक हैं दोस्तों, उनमें से आपको कुछ ही शासकों को याद रखना है जिनके बारे में प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को याद रखना है। अगर आप पूरी याद करने का प्रयास करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, याद करना कठिन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उन पर हमने पहले ही उनको बॉक्स में रखा है। जैसे कि आपका वासुदेव, सबसे पहले आपको याद रखना है वासुदेव श्री कृष्ण के नाम से आपको याद रखना है कि चौहान वंश की स्थापना हुई थी। और जो है पृथ्वी की रक्षा करने के लिए ही भगवान कृष्ण जो थे उस धरती पर अवतरित हुए थे। तो वासुदेव जो है वो शुरुआत वासुदेव जी से होती है और लास्ट में पृथ्वी से इसका एंड होता है। तो एक तो आपको इसमें ये बात याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा आपको ये याद रखना है दोस्तों कि इसके बाद इंपोर्टेंट जो बात आती है दुर्लभ राज की आती है। तो वासुदेव के बाद दुर्लभ है, वासुदेव को जो है पार पाना दुर्लभ है। और इसके बाद जो है गूढ़ बीमारी होती है, उसको चांसी डॉक्टर जो होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए आपको इस तरह यहाँ पर मैं साफ फेयर बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी याद रखनी है। एक तो आपका वासुदेव, तो आपको याद रखना है भगवान कृष्ण के नाम से ही इसका प्रारंभ हो रहा है और एंड जो है वो पृथ्वीराज से हो रहा है। एक बात तो ये याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसके बाद जो है दुर्लभ राज जो है, क्योंकि वासुदेव जो है वो काफी दुर्लभ है, उनको जीत पाना मुश्किल है। इसके बाद जो है भूबक जो है एक प्रकार की गूढ़ बीमारी होती है, उसका इलाज जो है वो चांसी डॉक्टर करता है। चांसी आप जानते हो दोस्तों, चांसी बंगाली जो डॉक्टर होते हैं वो जटिल से जटिल रोगों का इलाज करने का दावा करते हैं, आपने देखा हुआ ग्रामीण क्षेत्र में। तो चांसी से दो शब्द बने हैं, एक तो आपका चंद्रराज और फिर सी से आपका बन रहा है सिंहराज। चंद्रराज जो है उसके बारे में आपको ये याद रखना है कि चंद्रराज जो था उसकी पत्नी आत्मप्रभा जो थी, उसको रुद्राणी भी कहते हैं, वो के नाम से 1000 दीपकों को प्रतिदिन जला करके यौगिक क्रिया करती थी दोस्तों। वो के नाम से शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपके जो है सी से आपका सिंहराज बनता है दोस्तों। सिंहराज जो है वो के नाम से उसने सिंह जैसी दहाड़ लगा करके और अपने आप को पृथ्वीराजों से जो पृथ्वीराजों से अपने आप को मुक्त कराया था, ये आपको याद रखने वाली बात है। इसके बाद विग्रह राज्य जो था बाद में सिंह की दाढ़ से विग्रह हो गया। सिंह की दाढ़ से क्या हो गया? विग्रह हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंह की दाढ़ से आदमी इधर उधर हो जाते हैं, तो विग्रह हुआ, उससे उसका राज्य का विस्तार किया विग्रह राज्य ने। इसके बाद जो है फिर दुर्लभ राज आए, तो दोस्तों दुर्लभ राज जी ने फिर समस्या पैदा कर दी, क्योंकि उनके टाइम पे महमूद गजनवी से उनका मुकाबला हुआ। दुर्लभ जो थे, फर्स्ट दुर्लभ और सेकंड दुर्लभ, दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां आई थी। वो एक बार प्रतिहारों के रूप में और एक बार महमूद गजनवी के रूप में। इसके बाद आपके जो आते हैं वो गोविंद राज आते हैं दोस्तों। जब गोविंद स्वयं आ गए हैं तो फिर पृथ्वी की रक्षा तो होने वाली है दोस्तों, आपको याद रखना है। गोविंद राज के बाद जो है पृथ्वी की
रक्षा होगी तो आपको याद रखना पृथ्वीराज पृष्ठ आने वाले हैं। और पृथ्वीराज पृष्ठ के बाद जो है उन्होंने सलाह दी थी अजयराज को अजयमेर नगर बसाने की। इसके बाद अर्णोराज, और अर्णोराज के बाद विग्रहराज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यही बहुत ही प्रतापी शासक है। और विग्रहराज के बाद फिर आपका अपार गांगेय के बाद पृथ्वीराज सेकंड जो है, और अब पृथ्वीराज सेकंड जो है वो निसंतान ही मर गया। इसके बाद सोमेश्वर, और सोमेश्वर का पुत्र जो था वो आपका पृथ्वीराज चौहान था। तो दोस्तों ये हमने प्रयास किया है कि आप इनको याद रख सकें, फिर भी हम कोई नई ट्रिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे जिससे कि आपको चौहान वंश और अच्छे से याद हो जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारियां थी जो आपके एग्जाम के लिए की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। और उम्मीद है दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।